दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई। ये लिस्ट ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोलकाता की निर्भया से किस हद तक हैवानियत की गई। जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी वो सन्न रह गया। आप भी इन जख्मों को महसूस करेंगे तो आप भी संजय रॉय की हैवानियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जख्मों की ये लिस्ट ही कलेजा चीर रही है। तो जरा सोचिए, जिसने जख्म सहे हैं उसके कितनी भी पीड़ा उठाई होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश दरिंदगी की इंतहा। साल 2012 में जब दिल्ली की निर्भया से चलती बस में हैवानियत हुई थी, तब भी इंसाफ के लिए सड़कों पर संघर्ष हुआ था और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद निर्भया के गुनाहगार अपने अंजाम तक पहुंचे। वहीं 12 साल बाद एक बार फिर और निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई है, जिसके इंसाफ के लिए सड़कों पर संघर्ष चल रहा है। शहर शहर, सड़क सड़क, हर कोने से इंसाफ की आवाज गूंज रही है। लेडी डॉक्टर के गुनाहगारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि कोलकाता की निर्भया के आखिर कितने गुनहगार हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिससे न सिर्फ संदेह हो रहा है बल्कि पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे पुलिस की लापरवाही न कहें तो और क्या कहें। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी उस सेमिनार हॉल को बंद नहीं किया गया जहां डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। अस्पताल में भीड़ घुसती है तो तोड़फोड़ करती है, पूरे अस्पताल को तहस नहस करती है और सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है। इस मामले की जांच जब सीबीआई कर रही है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। लेकिन सीबीआई के सामने भी कई सवाल हैं। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचता है। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल गया और इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा। लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी। पूरी हैवानियत की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। लेकिन लापरवाही तो देखिए कि कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत दी कि उसने अपनी जान दे दी है। सीबीआई के सामने कई सवाल हैं। दरअसल कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर रही है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है। लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेले काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसा बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनाहगार अकेले संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं। अगर कोई और है तो वो कौन है? इसके अलावा कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और कॉलेज के प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं। जूनियर डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर अब डॉक्टर से लेकर कई एनजीओ उतर चुके हैं। लगातार हड़ताल की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में तमाम अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा। शुभम, जिस तरीके से इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और आगे अभी और कितने सवाल जिनको सुलझाना बाकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 और 8 अगस्त की रात को जूनियर डॉक्टर के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हैवानियत हुई और हैवानियत भी ऐसी कि जिसे देखकर शायद सभी की रूह कांप जाए। इस मामले में फिलहाल
कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई पूरे मामले को एक नए सिरे से खंगाल रही है, क्योंकि इसमें जो चीजें निकल कर सामने आई है उसमें सबसे पहला मामला सवाल यही है सीबीआई के सामने कि ये मामला रेप का है या फिर गैंगरेप का, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स में निशान मिले हैं, इसके अलावा सबसे जो अहम खुलासा अब तक का हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कि जो पीड़िता है उसके बॉडी से 151 ग्राम लिक्विड बरामद हुआ है। एक परिसीमन और अन्य प्रकार के लिक्विड है, जिससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल अभी सीबीआई के सामने जो है ये है कि आखिर इस मामले में गुनहगार कितने हैं? क्या सिर्फ संजय रॉय ने ये किया है या इसके अलावा और भी कुछ लोग शामिल हैं? लेकिन इन सब के बीच चुनौती जो है सीबीआई के सामने वो है सबूत इकट्ठा करने की, जिसको लेकर के लगातार प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी तो नहीं की है, लेकिन आरोपी का जो साइको एनालिसिस टेस्ट है वो कल किया गया है। इसके अलावा लगातार जो अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई थी उस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सीबीआई अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी ने जो इस विभत्स घटना को अंजाम दिया है वो किस तरीके से दिया, आखिर क्या वजह थी, क्या वो पहले से डॉक्टर का पीछा कर रहा था या अभी हाल फिलहाल में उस दिन एक हादसे की तरह या एक यूं कहें कि उसने देखा और वो झपट पड़ा या फिर पहले से उसकी साजिश थी, प्लानिंग थी, क्योंकि जो संजय राव को लेकर जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक वो पिछले कई महीनों से वहां रह रहा है, कोलकाता पुलिस के बैरक में था और अस्पताल में एक वॉलंटियर की तरह था वहाँ, क्योंकि जो मरीज वहाँ भर्ती होने के लिए आते थे उनको भर्ती कराना और डॉक्टर्स के बीच का उसका जो संपर्क बनाना वो उसका काम करता था और एज अ वॉलंटियर लगातार अस्पताल में काम कर रहा था और कोलकाता पुलिस से भी जुड़ा हुआ था। इसीलिए उसे कोलकाता पुलिस के बैरक में रहने की व्यवस्था भी की गई थी और वहीं रह रहा था, जो कि अस्पताल से कुछ दूरी पर है। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी बेरहमी जो संजय रॉय ने की हो क्यों की है, क्या पहले से कोई आपसी रंजिश थी या पहले वो डॉक्टर के संपर्क में था, डॉक्टर से बातचीत हुई है। शुभम, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ सबूत मिटाने के लिए की गई थी, लेकिन अगर बात करें तो अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है और इस तोड़फोड़ के पीछे की असली वजह क्या लगती है? देखिए, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि घटना के कुछ दिन बाद आधी रात को कुछ भीड़ घुसती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां तोड़फोड़ मचाती है। जो मरीज के बेड थे उनको तोड़ दिया जाता है, अस्पताल के आसपास के परिसर में तोड़फोड़ की जाती है। दरअसल इन सब के पीछे का जो सवाल है वो सबसे अहम इसलिए है और ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कोलकाता पुलिस ने एक सबसे बड़ी लापरवाही जो की थी इस मामले में कि वारदात के कई दिनों तक जिस सेमिनार हॉल में पूरी घटना घटी, जहां पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई, वहां पुलिस ने उस सेमिनार हॉल को सील नहीं किया था और कई दिनों बाद जब मामला सामने आया, उसके वीडियो फुटेज सामने आया, तब जाकर पुलिस वहां पहुंची और उसे सील किया गया। लेकिन कई दिनों तक वो सेमिनार हॉल वैसे ही खुला रहा और जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब पुलिस वहां दाखिल हुई थी तो वारदात के बाद जब दाखिल हुई, जब बॉडी उठाई गई, उसके बाद कहा जाता है कि जो क्राइम सीन होता है उसे सबसे पहले सील किया जाता है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने ऐसा नहीं किया। फिर अचानक से एक ऐसी भीड़ का घुसना जिसका कोई लेना देना इस केस से नहीं था, जो वहाँ मौजूद डॉक्टर थे, जो डॉक्टर आरजी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हाथ जोड़ते रहे। वीडियोज भी कई सामने आए जिस पर वो छात्र लगातार कहते रहे कि इस तरीके की घटनाएं न की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ तोड़फोड़ की गई, चीजों को अव्यवस्थित की गई, तो जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि आखिर, और सबसे बड़ी बात इस मामले में जो कॉलेज की जो पूर्व प्रिंसिपल हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दिलीप घोष, वो सवालों के घेरे में। पिछले कई दिनों से लगातार सीबीआई उनसे पूछताछ की जा रही है, पिछले दिनों भी उनसे कई कई घंटों तक पूछताछ की गई है। तो इस मामले में जो जिस तरीके से इस मामले को छुपाने की कोशिश की गई कॉलेज प्रशासन की तरफ से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें तो कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से फोन किया गया परिजनों को कि आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है, जबकि मामला कुछ और था। इसके अलावा अस्पताल में तोड़फोड़ करना, सिक्योरिटी का वहां ना होना, तो ये जो तमाम चीजें हैं वो सवाल उठा रहे हैं और जिसके चलते इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ के मामले में 37 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कोलकाता पुलिस के जो पूर्व कमिश्नर थे जो इस पूरे मामले की देखरेख अभी इससे पहले कर रहे थे, वो जी। सवालों के घेरे पे है, क्योंकि उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया गया है कि इस मामले में जिस तरीके से एक्शन शुरुआत में लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया और ये डॉक्टर्स लगातार वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कहते रहे पुलिस से, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि पुलिस उस तरीके से कार्रवाई, जो फौरी तौर पे जो कार्रवाई होती है वो नहीं कर पाई और जिसके चलते वहाँ तोड़फोड़ हुई और सबूतों से छेड़छाड़ किया गया।
बिल्कुल शुभम, लेकिन सीबीआई के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये रेप है या गैंग रेप। जैसे आपने पहले ही कहा कि सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि इस मामले में और आरोपियों के शामिल होने की बात कही जा रही है? क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से ये भी जांच में पता चला है कि डॉक्टर की बॉडी और जिस तरीके से रॉय, जो संजय रॉय आरोपी है, वो अकेला एक डॉक्टर के साथ जिस तरह से उसकी कदकाठी थी, उस पर वो अकेले उसके साथ इस तरह से दरिंदगी नहीं कर सकती। क्या इस बात को लेकर अब तक कुछ खुलासे हो पाए हैं? अभी तक जो सीबीआई के हाथ जो शक का जो दायरा है, जिसकी सबसे बड़ी ये शक थी कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला है संजय रॉय का हमला करना। जिस तरीके से एक लेडी डॉक्टर पर हमला किया गया, उसके शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, वो किसी एक शख्स का नहीं हो सकता, किसी एक शख्स की बात है। और दूसरी बात तो जो सबसे बात कही गई कि डॉक्टर की जो कदगाठी थी, उसके बाद आरोपी की जो कदगाठी है, तो उसको देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये संभव नहीं है कि संजय रॉय इस तरीके से, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पहले तो उस पर हमला किया गया, उसका गला दबाया गया, उससे पहले उसके साथ मारपीट की गई, यौन शोषण हुआ। तो ये जो तमाम चीज़ें हुई थी, और ये भी कहा गया है कि डॉक्टर कई घंटों तक उससे संघर्ष करती रही, अपनी आबरू को बचाने के लिए वो उससे लड़ती रही। और आरोपी ने जिस तरीके से हमले किए, उसके शरीर पर जिस तरीके से चोट के निशान हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कुछ जो हमले किए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट पर हमला हो, वो डॉक्टर की बेहोशी के बाद किया गया है। आरोपी ने सबसे पहले उस पर हमला किया, उसके साथ मारपीट की उसके, और जो चश्मा लगाया था पीड़िता ने, उस चश्मे को तोड़ा, जिसकी वजह से उसके कांच उसकी आँख में घुस गए, और वो तब उसके बाद बेहोश होने लगी, क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला किया और फिर बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद उसने गला दबाकर हत्या की। और इसके बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, तो जो सवाल उठ रहा है कि आखिर एक आरोपी जब हमला करता है, और जब उसने हमला किया, डॉक्टर ने जो बचाव किया है, तो उसके शरीर में जिस तरीके के निशान है, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये बचाव के निशान है। जिस तरीके से अ, आरोपी ने जब शुभम, हमला किया, तो शुभम, जो एक बचाव अहम डॉक्टर की सवाल, तरफ से किया गया, वो आखिर किया जाए। इस आरोपी को पुलिस जैसे संजय रॉय तक कैसे पहुंची और इस पूरे मामले में किस तरीके की जांच रही है अब तक? देखिए, जब शुरू में मामला कोलकाता पुलिस के पास पहुंचा, दरअसल ये 9 अगस्त की सुबह की बात है, 8 बजे करीब कोलकाता पुलिस को फोन आया था, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता की लाश बरामद हुई थी। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की, तो सबसे पहले पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद वहां जो मौजूद स्टाफ था, रात के समय जो डॉक्टर के कलीग थे या अन्य सदस्य थे जो रात की ड्यूटी पर तैनात थे, उन लोगों से पूछताछ की गई, तो उसमें से कुछ लोग शक के घेरे में आए, जिसमें से एक संजय रॉय भी था। लेकिन पुलिस जब ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो सीसीटीवी फुटेज में एक ब्लूटूथ मिला था पीड़िता के पास से गिरा हुआ, टूटी अवस्था में। उसी ब्लूटूथ को जब देखा गया कि सीसीटीवी फुटेज में जब संजय रॉय को देखा गया, तो उसके गले में भी ब्लूटूथ दिखाई दिया। इसके बाद जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और उस ब्लूटूथ को बरामद किया, तो उसके मोबाइल से कनेक्टेड मिला। जहाँ से इस पूरे केस की शुरुआत हुई, पुलिस ने जब ब्लूटूथ कनेक्टेड पाया, तो ये साफ हो गया कि ये संजय रॉय का ब्लूटूथ है। इसका मतलब संजय रॉय ने पीड़िता डॉक्टर पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने पूरी बात कबूल कर ली। और एक ब्लूटूथ की वजह से जो अहम सुराग बना, वो ब्लूटूथ था, और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कोलकाता पुलिस ने शुभम, तो तभी दावा शुभम कर जिस दिया था कि इस पूरे मामले का शुभम जिस तरीके से लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इस तरह की जो दरिंदगी हो रही है, कहीं न कहीं न सिर्फ हमारे सरकार और प्रशासन पर सवाल है, बल्कि समाज पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। समाज को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। न सिर्फ कानूनी तौर पर, बल्कि सामाजिक तौर पर भी। सबसे बड़ी बात होती है अपने बच्चों को संस्कार देना, और वो कहीं न कहीं हमें प्रयास करना होगा एक समाज के तौर पर। और इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, उनका हमें कड़ी निंदा करना तो ठीक है, लेकिन जो अपराधी है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में उदाहरण बन सके और आगे कोई भी इस तरह की चीज़ें करने से डरे। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे जो गंभीर बात है, वो ये है कि पिछले दिनों चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अपना नवी मुंबई हो, या फिर कई अन्य इलाके, खासकर यूपी की झांसी का एक केस मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जहाँ 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। दरअसल जो आरोपी था, उसके पिता का दोस्त था, और वो उनसे मिला, उसको शराब पिलाता है, फिर उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे नाले में फेंक देता है। तो जो ये वहशीपना, जो दरिंदगी सामने आ रही है, इस पर कहीं न कहीं अब ज़रूरत है कि कानून तो सख्त हो ही, साथ में ही सामाजिक तौर पर, और जो हमारी सियासत है देश को, उसको भी सोचना होगा कि इन मामलों में सियासत की बजाय
क्योंकि कोलकाता केस में हमने देखा कि किस तरीके से सियासत चल रही है, टीएमसी अलग आरोप लगा रही है, बीजेपी की तरफ से अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो खुद सवालों के घेरे में आ गई। उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में सवाल उठाया है। तो कुल मिलाकर चाहे वो हमारे राजनेता हो, या समाज हो, या पुलिस हो, या कानून, सभी को मिल करके एक साथ प्रयास करना होगा ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है, कहीं न कहीं देश को शर्मिंदा करने वाली बात है। बिल्कुल शुभम, जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म को लेकर राजनीति होती है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर और भी कड़े कानून बनाने जाने चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है। दरअसल 8 अगस्त की रात ओलंपिक से भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये सोचने की बात है कि लोग अब महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामने आए। और यही वजह थी कि ड्यूटी पर मौजूद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने इस रात इकट्ठे डिनर करने का, साथ साथ नीरज चोपड़ा का मुकाबला साथ में मिलकर लाइव देखने का फैसला किया था। सेमिनार हॉल में डिनर इन्हीं में से एक थी वो ट्रेनी डॉक्टर जिसने अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। उसने रात को अपनी ड्यूटी पूरी की और अपने 4 कलीग्स के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में डिनर के लिए चली गई। डिनर के साथ साथ उन्होंने इकट्ठे नीरज चोपड़ा का मुकाबला भी देखा, जिसके बाद उसके दोस्त वहां से निकल गए। लेकिन उस ट्रेनी डॉक्टर ने वहीं रुककर थोड़ा सोने और फिर यूं कहें कि रात काट लेने का फैसला किया। असल में अस्पताल के इस सेमिनार हॉल का इस्तेमाल किसी सेमिनार या मीटिंग जैसी एक्टिविटी के लिए कभी कभार किया हो जाता था। ऐसे में आमतौर पर अस्पताल के स्टाफ डॉक्टर्स इस सेमिनार हॉल में अक्सर काम के दौरान सुस्ताने यानी रेस्ट चेंज करने या फिर नाइट ड्यूटी में झपकी लेने जाते थे। उस रात डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में डिनर के बाद आराम कर रही थी और रात करीब 3 बजे तक उसे वहां सोता हुआ देखा भी गया। लेकिन 9 अगस्त की सुबह अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे इस सेमिनार हॉल में अस्पताल के स्टाफ को जो दिखा, उसके बाद तो सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि पूरे कोलकाता में बवाल मच गया। सेमिनार हॉल में उसी ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी अर्धनग्न लाश पड़ी थी और लाश पर अनगिनत चोट के निशान थे। लाश को देखकर लगता था कि शायद उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ चंद घंटे पहले ही जाति की कोशिश हुई है और इसी कोशिश में उसका कत्ल भी कर दिया गया। ये यकीनन एक बड़ी बात थी, क्योंकि अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हो गया और इस वारदात को कोई चीख या शोर तक किसी को सुनाई नहीं दी, जब तक अगली रोज सुबह उसकी लाश पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब सवाल ये था कि आखिर ये कैसे हो सकता है? इस कत्ल के पीछे कौन था? अस्पताल का ही कोई स्टाफ, किसी मरीज का कोई ईमानदार, या कोई बाहरी वक्त, या फिर कोई और? देखते ही देखते अस्पताल में अब इस कत्ल को लेकर लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। खासकर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, ट्रेनी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट इस वारदात से खासे नाराज थे। ऐसे में खबर मिलने पर आनन फानन में कोलकाता पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में सिवाय ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश के अलावा पुलिस के पास इस केस का कोई और सुराग नहीं था। बहरहाल मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और हर टीम ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। किसी टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया तो किसी ने लोकल सोर्स के हवाले से उस अस्पताल में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू की, तो किसी को मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तफ्तीश में सबसे सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जुटाई गई। क्योंकि कत्ल का संभावित वक्त भी पुलिस को पता था, तो पुलिस ने इसी टाइम फ्रेम की सीसीटीवी फुटेज की जांच चालू की और इस सिलसिले में पुलिस की रडार में कुल 7 से 8 लोग आए, जिनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। अस्पताल में पुलिस ने इस सभी के
सभी लोगों से पूछताछ कर ये जानने समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस रात वो इमरजेंसी बिल्डिंग में और खासकर सेमिनार हॉल के आसपास क्या कर रहे थे। इनमें जिसका भी जवाब संतोषजनक मिला, पुलिस उसे जांच के दायरे से बाहर करती गई, जबकि जिसका जवाब संदिग्ध लगा उस पर इन्वेस्टिगेशन का शिकंजा और कसता गया। इसी सिलसिले में 33 साल के संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी पुलिस के सामने आया, जो अक्सर उस अस्पताल में आता जाता था। इत्तेफाक से संजय भी उस रात सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल में सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा था। रॉय को पहले रात 11 बजे के आसपास अस्पताल में देखा गया था, जिसके बाद वो बाहर निकल गया था, लेकिन इसके बाद उसे फिर से सुबह करीब 4 बजे अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ दिखा और करीब 40 मिनट बाद वहां से फिर वह बाहर निकल गया। पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी की उसकी तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो शराब के नशे में है। वैसे भी जब संजय रॉय के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि वो नशे का आदी है और रोजाना शराब पीने की उसकी आदत रही है। लेकिन इसी बीच तफ्तीश में लगी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा, जिसके बाद ये साफ हो गया कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जाति और कत्ल का मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही है, जिस पर शक की सुई घूम रही थी। असल में पुलिस को मौके वारदात की छानबीन के दौरान एक टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। शक था कि ये ईयरफोन इस वारदात में शामिल किसी आरोपी का हो सकता है, क्योंकि छानबीन में ये बात साफ हो चुकी थी कि वो ईयरफोन कम से कम पीड़ित लड़की का तो नहीं था। ऊपर से जिस तरह से वो ईयरफोन टूटा हुआ था, उससे देखकर लगता था कि शायद ट्रेनी डॉक्टर के साथ जाति के दौरान ही वो टूट गया होगा। अब पुलिस ने इस पहलू को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया और इस बार पुलिस ये बात पर गौर करने के हैरान रह गई कि सुबह 4 बजे जब संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ से जा रहा था, तब तो उसके गले में एक नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मौजूद था, लेकिन जब 40 मिनट बाद वह बाहर निकला तो वह ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। यानी ये शक तकरीबन पुख्ता हो चला था कि वो ईयरफोन संजय का ही था, जो जाति और कत्ल के दौरान सेमिनार हॉल में गिर गया था। अब पुलिस ने संजय के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए तमाम लोगों के मोबाइल फोन के साथ उस ब्लूटूथ ईयरफोन की पेयरिंग यानी कनेक्शन चेक करने की कोशिश की, तो ये देखकर चौंक गई कि वो ईयरफोन संजय के मोबाइल फोन के साथ ही पेयर यानी कनेक्टेड मिला। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि वो ईयरफोन किसी और का नहीं बल्कि संजय रॉय का ही था। ये तो तफ्तीश का सिर्फ पहला मुकाम था। जब पुलिस ने संजय रॉय के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें पुलिस को ऐसी ऐसी चीजें नजर आई कि खुद पुलिस वालों को भी शुरू में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल संजय का मोबाइल फोन अनगिनत पोर्न वीडियो से भरा हुआ था और पोर्न वीडियोज भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बेहद हिंसक और इंसानियत की तमाम हदों से परे। पुलिस सूत्रों की माने तो इस बात का सबूत था कि संजय रॉय दिमागी तौर पर एक विकृत किस्म का शख्स था, जिसकी इस सच्चाई के बारे में कम ही लोगों को पता था। अब पुलिस ने संजय को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी, तो पता चला कि वो अक्सर रात को शराब पीकर पोर्न वीडियो देखा करता था और अस्पताल में और उसके इर्द गिर्द भड़राता रहता था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अकेला ही रहता था। उसका मकान अस्पताल के पास ही था। असल में ऐसी ही अजीब और हिंसक मानसिकता के चलते उसकी 3 बीवियों ने उसे छोड़कर दिया था, जबकि चौथी बीवी की पिछले साल कैंसर के चलते मौत हो गई थी। संजय रॉय से जुड़ी इन जानकारियों के सामने आने पर, खासकर मोबाइल फोन का मौके पर मिले ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर हो जाने पर, पुलिस उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब भी वो नशे की हालत में ही था। शुरू में तो उसने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, ब्लूटूथ और उसके पास से मिले दूसरे कई सबूतों के चलते आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को भोर में करीब 4 बजे उसने उस ट्रेनी डॉक्टर पर तब हमला किया जब वो सेमिनार हॉल में सो रही थी। पहले तो उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की और फिर विरोध करने पर गला घोंट कर उसकी जान ले ली।
पुलिस सूत्रों की माने तो संजय ने इस वारदात के बाद मौके वारदात पर बिखरे खून के धब्बों को धोने की भी कोशिश की। वारदात के बाद वो घर गया, उसने अपने कपड़े भी धो दिए, लेकिन उसके साथ एक चीज ऐसी थी जिससे वो खून के धब्बे साफ करना भूल गया। वो थे उसके जूते। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके गीले कपड़ों के साथ साथ खून से सने जूते भी बरामद कर लिए। लेकिन पुलिस ने अंदेशा जताया कि इस वारदात में संजय रॉय के साथ कोई और भी शामिल हो सकता है। पुलिस उस एंगल की भी मामले की छानबीन की। असल में सेमिनार हॉल से बरामद ट्रेनी डॉक्टर की लाश पर मौजूद बर्बरता के निशान देखकर पुलिस वालों को भी जोर का झटका लगा था। लाश की हालत ऐसी थी कि जिसे देखकर लोग इसकी तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करने लगे। वैसे तो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या गला घोट कर ही की गई थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। खासकर चेहरे पर कई चोट थे, आंखों से खून आ रहा था, पूरे शरीर पर नोचने खसोटने के निशान थे और प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी था। इसके अलावा होठ पर, पेट के निचले हिस्से और दाएं हाथ पर भी चोट के निशान थे। उंगलियां टूटी हुई थी और एक कॉलर बोन यानी कंधे की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में कत्ल से पहले लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा उसके जिस्म पर मौजूद चोट भी एंटी मार्टम किस्म के हैं, यानी कत्ल से पहले उस पर अत्याचार किए जाने की बात साफ हुई है। वो तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यह एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है भी या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोंटता रहा। रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों में खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद कमाल देखिए कि एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि करीब में ही मौजूदा कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र होकर आरोपी सो जाता है। कुल मिलाकर संजय रॉय ने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। वैसे महिलाओं से अत्याचार हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। जब भी ऐसा हुआ है तब एक शोर उठता है कि खामोशी छा जाती है, फिर खामोशी टूटती है और शोर उठता है। इस बार खामोशी कोलकाता में टूटी और शोर भी उठा। निर्भया से पहले और निर्भया के बाद यही तो होता रहा है। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर को मार दिया जाता है, लेकिन बताने वाले अब तक ये नहीं बता पाए कि डॉक्टर को मारने से पहले उसका जिस्म नोचा गया था या फिर मारने के बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। सवाल कई हैं जिनका जवाब सीबीआई को ढूंढना है। इस बार जो शोर उठा है वो न सिर्फ कोलकाता निर्भया के लिए बल्कि देश की हर बेटी के लिए है जो संजय जैसे हैवानों की शिकार बनती हैं। अब इंसाफ की है और देखना ये होगा कि कब मिलता है डॉक्टर को इंसाफ। और हालांकि अब लगातार हर तरफ से आवाज उठ रही है, कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।